हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोगर्ल स्टडी विद मी चैनल। एंड अगर आप यहाँ तक पढ़ के आए सो होप सो मैं ये सोच रही हूँ कि आपने अदर वाले जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपने फॉलो किया होगा। एंड अगर नहीं फॉलो किया है सो प्लीज़ जाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइन टू लाइन जो भी चैप्टर ला रही हूँ और जिस सीक्वेंस में ला रही हूँ, अगर आप उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि बेसिकली जो एनसीईआरटी है वो वन चैप्टर टू सेकंड चैप्टर थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट मैच करते हैं। तो इस वजह से मैं कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट जो पहले पढ़ना चाहिए उसे पहले पढ़ा रही हूँ, जो बाद में पढ़ना चाहिए उसे। और जो लोग इस सीरीज़ से पढ़ते चले आ रहे हैं वन डे पैरा वाली, अगर आपको पता होगा तो मैंने बता रखा है कि अभी जितने भी हमें याद करने वाले जो चैप्टर हैं उन्हें हम पहले पढ़ रहे हैं। बाद में जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो भी चैप्टर आएंगे उनको हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करा रही हूँ। क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर आप अच्छा सपोर्ट दीजिए, मैं लाइव आके वो क्वेश्चन ये सारे सॉल्व करा दूँगी। आपको 100 to 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के मैं करा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैकेनिज़्म जो जितने भी ये थ्योरेटिकल वाले हैं इनको आपको याद करना है। अगर आप 2-3 बार पहले एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जो मॉलिकुलर बेसिस और बायोटेक जैसे चैप्टर हैं या बायोटेक जैसे चैप्टर हैं, इनके क्वेश्चन हम साथ साथ में एक दो उस टॉपिक से रिलेटेड करते चलेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप अगर प्रीवियस वाला लेक्चर देख के आए और अगर देख के आए, मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ जिसमें आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर देख के आओ तो आपको पता होगा कि आज हमें जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है। बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। एंड मीन्स यहाँ पर आपका क्या आता है कि इवोल्यूशन तो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज़ बेसिकली द मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द सो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि और लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस उसको ग्रंथ की तरह पढ़ लिया, इसको हमें याद भी करना है। सो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। और आपको लाइन टू लाइन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी एनसीईआरटी याद कर ली, मैं बताते चलती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद करना है, क्या रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है। कर हम लोग ने इस चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा था कि डार्विन गए गोलप्पस आइलैंड, वहाँ पे ये चीज़ देखी एंड आफ्टर डैट उन लोगों ने दूसरा वाला जो दिया था, दैट इज़ आपका जो हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल, जिराफ का एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस कर ली। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि हमने बताया कि ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड हाउ डज द स्पेसिमेन अकर। कैसे ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, कैसे वेरिएशन हो रहा है, कैसे वेरिएशन का ओरिजिन हुआ, एंड हाउ डज द स्पेसिमेन अकर, और कैसे स्पेसिमेन में ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस हमें देखने को मिली। इवन दो मेंडल हैड टॉक अबाउट इनहेरिटेबल फैक्टर। अगर हम बात करें तो मेंडल ने बात करी थी इनहेरिटेबल फैक्टर के इन्फ्लुएंसिंग फेनोटाइप की। डार्विन इधर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन फॉर केप्ट साइलेंस। डार्विन ने जो मेंडल ने जब बात करी इनहेरिटेबल फैक्टर की, तो डार्विन ने इस चीज़ के इस ऑब्जर्वेशन पे इग्नोर कर दिया या फिर उन्होंने वो चुप हो गए, उन्होंने इस चीज़ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है। इन द फर्स्ट डिके ऑफ 20th सेंचुरी, अगर फर्स्ट डिके ऑफ 20th सेंचुरी की हम बात करें, सो द हुगो डी वेरिस बेस्ड ऑन द हिज वर्क ऑन द इवनिंग प्रीमरोज ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। अब यहाँ पे जो हुगो डी वेरिस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम किया और उन्होंने ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। उन्होंने जो चौथा ये जो थे वो एक म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लाए काम करके। उन्होंने म्यूटेशन जैसा एक वर्ड लाए, एंड म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन समथिंग, सडन चेंज हो जानी चीज़ें, ठीक है। लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन, मतलब एकदम से पॉपुलेशन में कोई बड़ा चेंज आ जाना, दैट इज म्यूटेशन। वेरिएशन आपका धीरे धीरे होगा, एक जनरेशन में
किसी जो आपके पेरेंट्स हैं वो अलग दिख रहे हैं, अब बच्चा पैदा हो रहा है उसकी थोड़ी सी नाक अलग हो गई, तो दैट इज वेरिएशन, वेरी कर रही हैं चीज़ें। म्यूटेशन मीन सडन चेंज, आपके पापा मम्मी बिल्कुल इंडियन लग रहे हैं एंड आप बिल्कुल रशियन लगने लग गए, सो दैट इज बेसिकली आप नॉर्मल सा और ऐसे वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। लास्ट डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन एंड ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन विच इज कॉज इवोल्यूशन, और उन्होंने ये माना कि ये एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से ही इवोल्यूशन होता है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, उन्होंने कहा ये कोई माइनर वेरिएशन नहीं है, हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक अबाउट, डार्विन ने जिस चीज़ की बात करी थी इनहेरिटेबल, जिस पे उन्होंने शांत हो गए थे, डार्विन ने इस चीज़ पे बात करी थी, ये कोई माइनर वेरिएशन नहीं है। म्यूटेशन आर द रैंडम एंड डायरेक्शनल लेंथ, म्यूटेशन मतलब क्या है, वो रैंडम होता है, एकदम से होगा और डायरेक्शन लेस होगा, किधर को भी म्यूटेट हो गई चीज़ें, किधर की भी चीज़ें चेंज हो गई। डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, डार्विन ने बात किस चीज़ की करी, वेरिएशन की, और जो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं हुगो डी वेरीज, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या दिया, म्यूटेशन दिया। बात किसने की, अगर वेरिएशन की बात करें तो डार्विन ने करी, म्यूटेशन की बात हुगो डी वेरीज ने करी, और उन्होंने कहा कि जैसे वेरिएशन है तो वेरिएशन का जो डार्विन है उनका जो वेरिएशन है वो स्मॉल है, मतलब थोड़े थोड़े से चेंजेस लाएगा, और उसका एक डायरेक्शन भी है कि इस चीज़ में ही चेंज लाएगा, लेकिन जो म्यूटेशन है वो रैंडम है और डायरेक्शनल लेस है। मतलब मान लो अगर आप रात में आदमी बन के सोए थे, सुबह डॉल्फिन बन गए, दैट इज म्यूटेशन, बेसिकली रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, कुछ भी बना दिया आपको। बट अगर आप वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन में थोड़ा लिटिल बिट चेंज आ गया, कहीं कहीं पे तो पता ही नहीं चलता कोई चेंज आया है, थोड़ा सा कुछ भी चेंज हो गया, हाइट छोटी हो गई, किसी की नाक लंबी और छोटी हो गई, दैट इज वेरिएशन, ठीक है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, बाय डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believe mutation cause speciation and hence is called saltation. That is important, क्योंकि यहाँ पे NCERT इसको थोड़ा ब्रॉड लेटर में, बोल्ड लेटर में लिख रही है, तो आप इस वर्ड को देख लीजिएगा। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believe mutation cause speciation. जो डार्विन थे वो इवोल्यूशन पे ये देख वॉज ग्रेडुलर, लेकिन जो डी वेरीज थे वो ये बिलीव कर रहे थे कि म्यूटेशन के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसी चीज़ को क्या बोला गया, साल्टेशन बोला गया। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, साल्टेशन का मतलब क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, की ज़रा सा कुछ हुआ और एकदम से चीज़ें बदल गई, रैंडम, डायरेक्शनल लेस, ऐसी वाली। स्टडीज in population genetics later brought out some clarity. Study in population genetics, अगर हम बात करें study in population genetics की, later brought out some clarity, ठीक, brought out some clarity, और study करी गई population genetics पे और वहाँ से कुछ clarity आई। तो आपके मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में बेसिकली आपको यही समझना है कि पॉपुलेशन में दो तरीके पे बात हो रही है इवोल्यूशन पे, दैट इज वेरिएशन एंड सेकेंड इज म्यूटेशन। जो वेरिएशन है वहाँ पे डार्विन बात कर रहे हैं, और वेरिएशन का मतलब है कि वहाँ पे चीज़ें डायरेक्शनल हो रही हैं और थोड़ा स्मॉल स्टेप्स में हो रही हैं। बट यहाँ पे जो हुगो डी वेरीज है उन्होंने म्यूटेशन की बात कर दी, और म्यूटेशन क्या है, रैंडम है, डायरेक्शनल लेस है, क्या चेंज हो गया, क्या हो गया, कुछ पता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे दो तरीके की बात हुई है जिस पे आपको पता रखना है कि किसने बात करी वेरिएशन की और किसने बात करी म्यूटेशन की, वेरिएशंस में क्या होता है और म्यूटेशन क्या होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बना लिया तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। अब आता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-विम्बरर प्रिंसिपल बोर्ड्स में आ ही जाता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं पे, इस पे क्वेश्चन फॉर्म ही हो जाता है। अदर कॉम्पिटिटिव अगर बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी का कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आंख देख के लगते हैं, आंख बंद करके आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो जाते हैं। सो दैट इज हार्डी-विम्बरर प्रिंसिपल। इन अ गिवन पॉपुलेशन, अगर हम गिवन पॉपुलेशन की बात करें, वन कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस एलील ऑफ अ जीन और अ लॉकस। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वन कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड एलील ऑफ अ जीन
अगर एलील वगैरह आपने पढ़ी होगी, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा एलील के बारे में। जीन, ऑरा लोकस, यहाँ पे जीन को ऑरा लोकस भी बोला जा रहा है। दिस फ्रीक्वेंसी सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, जो ये एलील ऑफ अ जीन है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रिमेन फिक्स रहती है, इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। अगर ये हमारे में है मान लो तो वो तो फिक्स है ही, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन भी होगी उसके में भी वो चीज़ फिक्स होगी। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके में वो चीज़ है तो आगे आने वाली जनरेशन में भी वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। ये वाली जीन, ये वाली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एंड द हार्डी-विंगर प्रिंसिपल स्टेट इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन को फॉलो करता है। कौन बोल रहा है कि बायो में मैथ्स नहीं होती? बायो में भी मैथ्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना हैक्टिक नहीं होता है और बायो वाले मानने को नहीं तैयार है। जो बायो वाले लोग हैं वो मानने को नहीं तैयार, हमें मैथ नहीं पढ़नी, फोबिया बना दिया है। ठीक है, तो अपना इक्वेशन है यहाँ पे एल्जेब्रिक, और जिसके बेसिस पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दिस प्रिंसिपल से दैट, ये बहुत याद रखना है। अभी तक तो हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे कि एक फ्रीक्वेंसी है जो जनरेशन में फिक्स रहती, मतलब फिक्स रहती है और जनरेशन टू जनरेशन भी फिक्स रहती है, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, अब हमारा मेन पार्ट आ रहा है कि बेसिकली आपसे ये प्रिंसिपल कह क्या रहा है। दिस प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। ओह शिट, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल, वो कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन है वो अपना क्या है, स्टेबल है, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो कह रहे हैं कि जो एलील है, जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, वो स्टेबल है और ये कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। वही हमने ऊपर पढ़ा कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो अगर हमारे में है तो आगे चल के उस जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन होगी, उसमें भी फिक्स रहेगी। ठीक, ओके। द जीन पूल, total gene and their allele in a population remain a constant. A gene pool, total gene and their allele in a population remains a constant. जीन पूल की अगर हम बात करें तो टोटल जीन जो होती है, जो पूरी जीन है, जीन पूल किसको बोल रहे हैं, पूरी जीन, टोटल जीन एंड देयर एलीन इन पॉपुलेशन रिमेन आ कांस्टेंट। तो जितनी टोटल जीन होंगी, जो एलील होंगी पॉपुलेशन में, वो हरदम क्या रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहा गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, किसी चीज को बिल्कुल कांस्टेंट लेबर इक्वल ला देना। अब यहाँ पे इक्वल क्या हो रहा है, जितने जीन हैं, जितनी एलील हैं, वो सारे पॉपुलेशन में फिक्स्ड रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट, हरदम कांस्टेंट इन्हें रहना है। और जहां पे कांस्टेंट चीज आ गई मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने जीन है और जितने एलील है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली आपसे जो ये हार्डी-विंगर प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सिंपल एज लाइक आपको समझना है कि आपसे ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन में जितने भी जेनेटिक और जितने भी एलील है वो सारे के सारे जनरेशन टू जनरेशन, चाहे जितनी जनरेशन चेंज हो जाए, वो सारी सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं आता है। मतलब यहाँ पे चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगी, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, ये आपसे ये प्रिंसिपल बोलता है। सम टोटल ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैन बी नेम पी क्यू एक्सेट्रा, कैन बी नेम पी क्यू एक्सेट्रा हमने रखा। In a dipole P and Q represent the frequency of allele A and allele A. Allele को A से represent कर रहे हैं और diploid को P and Q से represent कर रहे हैं। Represent the frequency of allele को A से कर रहे हैं and ठीक है, the frequency of AA जो कैपिटल लेटर है आपका A और A जो है, ठीक है,
इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P2। अब यहाँ पे इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपके P2 स्क्वायर कर दिया गया। दिस इज सिंपल स्टेट इन अनदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट an allele A with the frequency P appear on both the chromosome of the diploid individual in the simply that product of the probability. Similarly A and Q, देखो बेसिकली आपको ये याद रखना है, P2 प्लस 2PQ प्लस Q2 इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपने बेसिकली ये पढ़ा कि आपका हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कहता क्या है, और उसने वहाँ पे बताया था कि इसको हमने एक इक्वेशन से बनाया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कांस्टेंट हमने वहाँ पे इक्विलिब्रियम शो किया हुआ है। तो आपसे ये वाली इक्वेशन भी पूछी जाती है और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है P प्लस क्यू स्क्वायर व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टेड वैल्यू। The difference directional indicate the exact of evolutionary changes. Disturbance in a genetic equilibrium, genetic equilibrium में disturbance आना, और Hardy-Wimmer equilibrium, change of a frequency of allele in a population would then be interrupted and resulting in evolution। और जैसे ही frequency में कोई या allele में population में कोई change आएगा, कोई चीज़ वो करेगी, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या देगा, इवोल्यूशन का देगा। ठीक, 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विमर इक्विलिब्रियम। अब बात ये आ रही है कि अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि हार्डी-विमर प्रिंसिपल ने म्यूटेशन ये बोला कि ये कांस्टेंट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, सब दुनिया भर की हमने क्वेश्चन भी पढ़ी, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर ये भी इक्वल टू 1। यहाँ पे इसने क्या दिखाया है कि आपने पढ़ के आए कि वो कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उसको दिखाया कि ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मिलकर लास्ट में कांस्टेंट हो जा रही हैं, कांस्टेंट हुई जा रही हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे, ये आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 ऐसे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल के ऐसे इफेक्ट्स लिखो जिसकी वजह से ये सही नहीं हुआ, तो इसको आपको याद कर लेना है। आप इसको पॉइंट में राइट डाउन, भले एनसीईआरटी के साइड में ही आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में, क्योंकि पैरा में थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, पॉइंट में लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। दीज आर द जेनेटिक माइग्रेशन और द जीन फ्लो। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि दीज आर द जीन माइग्रेशन और द जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। 5 तरीके की ऐसी चीज़ें थी जो अफेक्ट कर रही थी हार्डी-विमर इक्विलिब्रियम को। पहले थी आपकी माइग्रेशन और जीन फ्लो। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप इस कमरे के बाहर चले गए, तो आप क्या कर गए, आप माइग्रेट कर गए। ठीक है, मतलब ये मान लो ये अपना अलग इकोसिस्टम है, आप बाहर आपका अलग इकोसिस्टम है, आप एक जगह से दूसरी जगह अगर चले गए तो दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, फिर आपका आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? मैंने आपको ये सेकेंड लेक्चर में बता रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देखिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस, उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। म्यूटेशन अभी पढ़ रहे थे, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, डायरेक्शनल, रैंडम चेंज, डायरेक्शनल लेस। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन पे भी हम बात कर चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जो इन्वायरमेंट जिसको सिलेक्ट करेगा वही अच्छे से सर्वाइव करेगा, वही आगे अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी बनाएगा। When migration of section of the population to the another place and the population occur, gene frequency change into the original as well as new population। जब माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन में अनदर प्लेस पे, पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इन द ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन। ये फ्रीक्वेंसी जब माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन में अनदर प्लेस पे, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो ये क्या होती है, ये पॉपुलेशन में भी चेंज होती है और आगे आने वाली जो न्यू पॉपुलेशन होती है उसमें भी चेंज होती है। न्यू जीन एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, तो न्यू पॉपुलेशन जो आएगी उसमें न्यू जीन और न्यू एलील ऐड हो जाती हैं एंड दे आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। और वो चीज़ जब न्यू पॉपुलेशन में ही तो नई जीन और न्यू एलील ऐड हो रही हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब म्यूटेशन हो रही है, तो म्यूटेशन जब होती है तो वो चीज़ क्या होती है, जब न्यू यहाँ से चेंजेस आए तो जो न्यू
आपकी पॉपुलेशन आएगी उसमें आपकी एलील न्यू जीन ऐड होती हैं, तो दैट्स मीन वहाँ पे ऐड हो रही, मतलब कि वो ओल्ड पॉपुलेशन में नहीं थी, तो जो नई वाली जनरेशन आपकी वो एलील और वो जीन लाई वो ओल्ड पॉपुलेशन से गायब हो जाएगी, उसमें थी ही नहीं क्योंकि, ठीक है। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन, इसको क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं दिस जीन माइग्रेशन, ठीक, हैपन मल्टीपल टाइम्स, और ये मल्टीपल टाइम्स होता है इफ द सम चेंज अकर बाई चांस, अगर मान लो बाई चांस कुछ चेंज अकर हो गया, कुछ चेंज हो गया, इट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। बार बार ये चीजें हो रही हैं जीन, अभी हमने बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने उसमें भी डिस्कस किया, अब आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे भी आया हुआ है कि मान लो माइग्रेशन हो रही है। अब माइग्रेशन में क्या हो रहा है, जो पुरानी वाली पॉपुलेशन है उसमें आपने माइग्रेशन होने की वजह से वहाँ से आपकी नई चीज़ें एडअप हो रही हैं, एडअप इन द सेंस न्यू एलील न्यू जीन आपकी ऐड हो रही हैं न्यू पॉपुलेशन में, जो कि ओल्ड में नहीं प्रेजेंट है। अब मान लो कभी बाई चांस कोई चेंज आ गया तो उसी को कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाई चांस इसमें कोई चेंजेस आ गए तो उसको कह देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। देन सम टाइम द चेंज इन ऑल frequency is so different in a new sample of population that they become different species. Sometime कभी कभी ऐसा होता है कि the change in allele frequency, जो चेंज आता है एलील फ्रिक्वेंसी में, इज सो डिफरेंट, बहुत अलग होता है इन अ न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन में वो बिल्कुल ही अलग होता है, सो सैंपल दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज, वो पूरी स्पीसीज ही बदल जाती है, इतना तगड़ा चेंज आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समटाइम ऐसा होता है कि एलील फ्रिक्वेंसी में इतना बड़ा चेंज आता है कि पूरा का पूरा स्पीसीज ही बदल जाता है, पहले कुछ था अब कुछ बन गया है, ठीक है। सो द ओरिजिन ड्रिफ्ट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्ट पॉपुलेशन है बिकम फाउंडर, और वो फाउंडर बनती है, और इसका इफेक्ट क्या कहलाता है, फाउंडर इफेक्ट कहलाता है, ठीक। Microbial experiment flow the pre-existing advantage mutation when selected with result in observation is new phenotypes. Microbial experiments shown that the pre-existing advantageous mutation जो है when selected with result is observed by the new phenotype. Pre-existing advantage mutation जब वो select होता है तो observe किससे किया जाता है, of a new phenotype से। ओवर फ्यू जनरेशन, अगर फ्यू जनरेशंस की हम बात करें, सो दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन इज प्रोसेस इन विद द हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइव, इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेट नंबर ऑफ प्रोजेनी। अभी हमने बात करी कि अगर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम वहाँ पे बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, और आपका ये अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अभी हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन जब से हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तभी बार बार ये चीज़ आ रही है अपने में कि बेसिकली जो होता है नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन पे ही सारी चीज़ें थोड़ी सी बेस्ड आ रही, क्योंकि इवोल्यूशन तभी, अगर कोई जीन है, कोई स्पेसिमेन है, वो तभी सही तरीके से, अगर कोई स्पीसीज है, जब वो इन्वायरमेंट में सही तरीके से नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा तभी वो आगे सर्वाइव कर पाएगी और तभी वो ग्रेट नंबर ऑफ प्रोजेनी लीव कर पाएगी, ठीक है। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू द म्यूटेशन एंड वेरिएशन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोसिंथेसिस। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव, ये हमें बताता है दैट वेरिएशन ड्यू टू द म्यूटेशन, वेरिएशन जो है वो ड्यू टू म्यूटेशन ही होता है, और वेरिएशन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। वेरिएशन जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, और वेरिएशन जो है वो ड्यू टू म्यूटेशन होता है। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, और वेरिएशन जो है वो ड्यू टू म्यूटेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन हो रहा है, और ड्यू टू द जीन फ्लो और द जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एलील इन अ फ्यूचर जनरेशन। और हो सकता है जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो चेंज ला रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में और फ्यूचर जनरेशंस में। कपल टू इनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब जो कपल्ड होते हैं वो
उनको जब नेचर सेलेक्ट कर लेता है तो वो आगे चल के एक डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव सक्सेस अगर इन्हांस हो जाती है तो वहाँ पर नई पॉपुलेशन वो फॉर्म होती है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन को भी नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या करता है, लीड करता है। इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंज मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। In which more individual acquire mean character value, directional change more individual acquire value other than the mean character value or descriptions. More individual acquire variable character. More individual जो ज़्यादातर जो इंडिविजुअल हैं वो एक्वायर करते हैं पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे बताया जा रहा है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल होता क्या है। तो हमने देखा कि जनरेशन टू जनरेशन जो एक कांस्टेंट चीज़ आती है, जो हमने इक्वेशन पढ़ी यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं, उसको ये हार्डी-विंगर प्रिंसिपल बोल रहे हैं। आगे चल के उसके इफेक्ट बताए गए जो कि म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। एंड एक कांस्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें ऊपर जाके कांस्टेंट हुई जा रही हैं। ठीक है, पीक एंड द पीक पे सारी चीज़ें शिफ्ट ऑन द वन डायरेक्शन, सारी चीज़ें पीक गेट हायर एट नैरोअर। एंड ये आपका थोड़ा सा पहला वाला जो है ये स्टेबलाइजेशन आपको दिखा रहा है, ये वाला जो ग्राफ है आपको स्टेबलाइजेशन दिखा रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है। उसके बाद जो आपका ये नीचे है वो डायरेक्शनल है और उसके बाद ये वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल आपका। और उसके बाद इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि पहले आप समझिए कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। ठीक है, म्यूटेशन, वेरिएशन किसने दिया, म्यूटेशन पे किसने बात करी, और उसके बाद आगे चल के आपकी बात करी जा रही है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को। इसको ये लिखिए इसमें कि हार्डी-विंगर प्रिंसिपल आपसे क्या बोल रहा है। इसमें आपको एनसीईआरटी लिख रखी है। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख के आते हैं तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ से उठाइए इस पैराग्राफ को। प्रिंसिपल से दैट द ऑल फ्रिक्वेंसी एंड पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आप इतना लिखोगे। ठीक है, व्हेन जीन फ्लो, टोटल जीन एंड देयर एलील इन पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट। एंड देन आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बाद आप क्या करोगे, जो इक्वेशन वो P2 स्क्वायर वाली है वो आप लिखोगे। और उसके बाद अगर आप ट्राई करिए तो आप ये थोड़ा सा ये ग्राफ थोड़ा सा बना के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देन आप बात करोगे 5 फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को, जैसे कि जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो एंड ऑल। इन पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एंड आप एक चीज़ और देख लीजिए, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। और नीचे आपका जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो ज़्यादातर नेचुरल सिलेक्शंस पे बात कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन पे जो कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। इसको कल मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए दिन में एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको अभी वीडियो से रिवाइज कर रहे हैं, बुक रखे रिवाइज कर रहे हैं। अब आप अपनी बुक खोलिएगा और बुक खोलने के बाद एक आप अपना रजिस्टर बना लीजिए। रजिस्टर बनाते हो तो मैं जो बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि जो मैं बोल रही हूँ कि ये आ ही जाता है और कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाता है, उनको ऊपर हेडिंग डालिए कि ये वाला टॉपिक है। और उसके बारे में 10 जितने पॉइंट्स फॉर्म हो सकते हैं इंपॉर्टेंट उनको पॉइंट्स में लिख लीजिए। तो ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप उस चीज़ को पढ़िए बार बार उस चीज़ को। जब यहाँ पर ये वीडियो देखने आया करें तो आप अपना जो एक जो चैप्टर है वो 1 वीक चलता ही चलता है। ठीक है, तो 1 वीक जो चलता है उसमें आप एक काम किया करिए कि जब नेक्स्ट वाला वीडियो देखने आया करिए, उसके पहले जो हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से ग्रो थ्रू हो लिया करिए। तो जब आप पढ़ने आओगे तो 6 दिन ये चीज़ चल रही होती है, तो 6 दिन में आपको वो 6 बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 6 बार नहीं तो जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको 2 चीज़ें हमने पढ़ी, तो मतलब 2 चीज़ें पढ़ी हैं तो समझ रहे हो 2 बार वो चीज़ रिवाइज हो गई। फिर आगे चल के फिर वो पूरा पढ़ के आ रहे हो, फिर वो 4 बार रिवाइज हो गई, आगे चल के वो 6 बार रिवाइज हो गई। तो जब जितनी बार आप रिवाइज कर लोगे, जब नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हो तो पूरा वो चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसमें ये ऐसे लिखना है। पूरा रिवाइज करके देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। तो ऐसे आपको कई बार 7 से 8 बार रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप सिर्फ वीडियो देख के पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। आप एक काम करो, जो मैं बता रही हूँ आप एक रजिस्टर बनाओ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उनके टॉपिक्स लिखो, और उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं, जब पढ़ने आ रहे हैं, नया लेक्चर आप देखने आ रहे हो, आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, प्यारे से बच्चे हो, तो उसको क्या करो, उसको बार बार आप रिवाइज कर लो, यहाँ पे बैठो, वीडियो चलाओ, और जब तक मैं थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान देती रहती हूँ उसके सामने बैठ के नहीं हो रहा है तो जब पढ़ने आओ 5 मिनट दो, ज़्यादा नहीं रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार रिवाइज़ करने में थोड़ा 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, फिर धीरे धीरे करके 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट में कहीं 5 मिनट, 5 मिनट में आपको पूरा रिवाइज़ हो जाएगा जब आप बार बार रिवाइज़ करोगे। उसको रिवाइज़ करने के बाद आगे चलो तो आपके जो यहाँ पे जो आप पढ़ते हो, बार बार मैं बोलती हूँ मैंने उसमें पढ़ाया हो, आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और उसके साथ साथ आपका रिवाइज़ भी होता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, सो प्लीज़ like, comment and subscribe. Thank you so much.